Good morning, class. So now again I will start from there where I have finished, okay, in the last term. तो एक बार फिर से वहां से थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दे रही हूँ। तो जो आपको पता था अभी तक, तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में आपने पढ़ा था कि ये क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी प्रोवाइड करती है। किसको? चार्ज को। तो वो चार्ज को एनर्जी जब एक टर्मिनल से मिलती है, तो सपोज दैट ये जो है नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली बैटरी के थ्रू, और वो इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर जाकर जो है वो इस डिवाइस में कंज्यूम कर दी, फिर दोबारा यहाँ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसको दोबारा से जो सेल की जो एनर्जी है, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी मिलती है, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होता है, दोबारा यहाँ जाता है नेगेटिव पर, और फिर से अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, रोटेशन है सर्किट में, ये बना रहता है। तो इसको जो है वो मैकेनिज्म ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, कि सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, जो सेल का इंटरनल प्रोसेस हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस सेल की मैकेनिज्म है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपना पूरा एक क्लोज्ड पाथ जो है वो रोटेशन से फॉर्म कर रहा है। तो इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये जो सेल का प्रोसेस है, जो सेल की वर्किंग है, वो किस तरह की होती है। और क्या होता है कि जो है वो सेल जब पूरी तरह से चार्ज हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, प्रोसेस जो पूरा होता है, तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं। तो जो नेगेटिव वाले चार्ज कैरियर्स हैं, उनको जो है वो ये उस प्लेट को पोटेंशियल प्रोवाइड करना है। तो इस प्लेट के पास नेगेटिव पोटेंशियल कहाँ से आएगा? क्योंकि सारे जितने भी नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, वो सारे के सारे इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं। कहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं? जितने भी इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चार्ज कैरियर्स थे, उनको अलग अलग मेटल रॉड्स पे इकट्ठा होना है। तो जहां पर नेगेटिव वाला सारा इकट्ठा हो गया, उस पर जो है नेगेटिव पोटेंशियल आ गया। जहां पॉजिटिव वाला चार्ज इकट्ठा हो गया, वहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है। तो ये पूरी सेल मैकेनिज्म है, और उसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है वो सेल का, और इसी की वजह से सेल जो है वो वर्क करती है। ओके, तो आई होप कि ये टॉपिक पूरा आपको क्लियर हो चुका है। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है, आपको कोई भी पॉइंट पूछना है, तो देन यू कैन आस्क। अब इसके बाद में जो टॉपिक आता है आपका, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो जैसा कि आपको पता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब कि आपने पढ़ा था कि जब चार्ज फ्लो होता है, तो चार्ज के पाथ में जो भी रुकावट आती है, चार्ज के मोशन का जितना भी ऑपोजिशन होता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो फिर सेम प्रोसेस जो है वो यहाँ भी हो रहा है, सेल के अंदर भी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचा, अब उसको यहाँ से यहाँ तक लाया जा रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल सीधा चलने नहीं देती हैं, बल्कि उसके चलने का अपोज करती हैं, उसके मोशन का अपोज करती हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आयंस हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है, तो उसके पाथ में अगर अदर पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनसे टकराएगा, कॉलिजन होगा। और यही जो कॉलिजन होता है इलेक्ट्रॉन का दूसरे चार्ज कैरियर्स के साथ में या एटम्स के साथ में, यही रेजिस्टेंस को कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के मोशन का जो अपोज हो रहा है, कहाँ हो रहा है? इनसाइड द सेल। वही कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसमें वर्ड इंटरनल आ ही इसलिए रहा है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर? इंटरनली है, सेल के अंदर है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, उससे जो रेजिस्टेंस जो ऑफर होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और ये सेल के अंदर पाया जाता है। तो ये जो है नॉर्मली अगर आप सर्किट डायग्राम में शो करें, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत रेयरली शो किया जाता है। जब भी आपको इसके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो उसमें इस तरह से, जैसे ये सेल दिखाई है, और सेल के साथ में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो बना होता है। इंटरनल कहाँ से दिखाएंगे? क्योंकि इंटरनल सेल के अंदर है, और सेल का पूरा स्ट्रक्चर दिखा नहीं रहे, तो इसको कभी कभी जो है वो ऐसे करके शो कर दिया जाता है अलग से। तो यही कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरी बात, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका सिंबल स्मॉल आर बनाया जाता है, क्योंकि उसको डिफर करना है कैपिटल आर से। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो सिंबल होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का स्मॉल आर,
क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस है तो दोनों की यूनिट्स जो है वो क्या होती हैं, ओम, वही यूनिट होगी यहाँ भी। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस किस कंडीशन में चेंज हो सकता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सबसे पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, जैसे आपने रेजिस्टिविटी में पढ़ा है नेचर ऑफ द मटेरियल कि जो मटेरियल है उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने का ज्यादा अपोज करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस यहाँ भी होता है। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो किस नेचर का है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा अपोज हो रहा है या कम अपोज हो रहा है। तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। अगर उसका नेचर ऐसा है कि अपोज कम हो रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा, अपोज ज्यादा हो रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरी चीज सेकेंड थिंग डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसंट्रेशन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कैसी है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कह सकते हैं अदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं जो इलेक्ट्रॉन के चलने का अपोज करेंगी। तो ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन है तो डिक्रीज हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो। ओके, इसी तरह से तीसरा जो पॉइंट है आपका वो पॉइंट ये है कि सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तीसरा पॉइंट है सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स हैं दोनों उनके बीच की दूरी अगर बढ़ा दें तो अगर दूरी बढ़ा देंगे तो चार्ज कैरियर के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा चलना एक इलेक्ट्रोड से दूसरे तक आना, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, मैंने कहा सेल के अंदर एनर्जी है वो प्रोवाइड हो रही है, इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर दिया जाता है, नेगेटिव पे चार्ज करके फिर से भेज दिया जाता है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ा दें तो उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब कि उसका ऑपोजिशन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और अगर घटेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका फोर्थ नंबर वो होता है एरिया। किसका एरिया, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स विच इज डिप्ड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन के अंदर पोर्शन जो एरिया है इलेक्ट्रोड्स का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर है उस एरिया पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसी एरिया का यूज भी हो रहा है। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो जितना बड़ा एरिया होगा तो ऑब्वियसली जैसे आपने जो है वो गॉसेस थ्योरम ड्राइव की थी शीट के लिए, तो जितना बड़ा जो है वो एरिया होता है उतनी चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वही प्रोसेस यहाँ भी, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा चार्ज है और वो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ मूव करेगा। ओके, तो यहाँ पर एरिया जो है उसके क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर एरिया इंक्रीज होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये आपके जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। अब कुछ चीजें और अगर आप डिस्कस करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, जो सेल होती है, जो डिजाइन सेल हैं जो लैब्स में पाई जाती हैं, उन सेल में जो पैसेज ऑफ टाइम होता है, टाइम के साथ भी, टाइम का भी इफेक्ट पड़ता है, टाइम के साथ साथ भी रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है। जैसे आप चेक करें कि आपकी लैब में जो भी सेल है उसका, जब वो सेल नई थी तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, कुछ टाइम रखने के बाद चेक किया तो हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अदर फैक्टर्स, कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो सेल को डिस्टर्ब करेंगी और रखे रखे चीज जब यूज नहीं होती है तो उसमें इम्प्योरिटीज आ ही जाती हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि ये पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। जब सेल नई होती है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, जब सेल पुरानी हो जाती है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इन सारे फैक्टर्स पर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसके बाद जो है वो हमें स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि अब मेनली हमें डेरिवेशन की बात करना है। डेरिवेशन कैसे ड्राइव करेंगे, किनके बीच में रिलेशन, ये जो चार क्वांटिटीज है, आई इलेक्ट्रिक करंट, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, और हाँ फॉर्मूले में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें भी आती हैं। ओके, लेकिन जो इसका क्वेश्चन आता है उसमें आपको इस तरीके से लिखा मिल सकता है
कि रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक कंप्लीट डेरिवेशन है, इसमें बहुत सारे रिलेशंस आएंगे, उन सभी को हमें ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हमने इसके लिए एक बेसिक जो सेल है उसको ले लिया, बेसिक सर्किट डायग्राम बना लिया, ये सेल है और सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस शो की है हमने, ठीक है। तो ये सेल जो है इसका ईएमएफ जाई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इस सेल से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो आर कनेक्टेड है और उसकी वजह से इसके जो एंड से उनके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी हो जाता है। सेल का ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है। तो एक पूरा कंप्लीट सर्किट जो है वो आप बना लेंगे, यहाँ पर इसको डिफाइन कर देंगे। डिफाइन करने के बाद फिर आपको डेरिवेशन के लिए सबसे पहले किस रिलेशन से स्टार्ट करना है, अब आप बताएंगे जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है ईएमएफ की, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ जो है वो नेट वर्क है। कौन सा वर्क है, वर्क पर यूनिट चार्ज है। और किस प्रोसेस में वर्क पर यूनिट चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को प्लस से स्टार्ट होकर दोबारा प्लस पे आना है, वो पूरी जो कंप्लीट साइकिल में जो वर्क पर यूनिट चार्ज हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, वर्क पर यूनिट चार्ज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा, पूरा इस क्लोज्ड साइकिल वाला, वो कहलाता है ईएमएफ। तो कुल मिलाकर ईएमएफ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से दो पार्ट्स में, एक तो चार्ज को प्लस से माइनस तक आने वाला जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है वो, और दूसरा सेल के अंदर माइनस से प्लस तक ले जाने वाला जो टर्मिनल वोल्टेज है वो, ठीक है। तो हमने जाई को दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दिया, एक तो जाई वी के इक्वल है प्लस टू माइनस वाला मोशन, दूसरा माइनस टू प्लस वाले को हमने लिख दिया वी डैश। इन सभी के अपने अपने नाम है। जैसे जाई को तो आप ईएमएफ बोल रहे हैं, ईएमएफ मींस द मोशन इन द कंप्लीट साइकिल क्लोज पाथ। वी है टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस प्लस टू माइनस वाला, वी डैश है माइनस से प्लस वाला, इसका नाम क्या है, तो इसको जो है इसका एक नाम होता है और कम यूज किया जाता है, लेकिन इसका नेम है बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ का मतलब कि ईएमएफ को कंट्रीब्यूट करने वाला जो टर्मिनल वोल्टेज है, मतलब ईएमएफ कंप्लीट कैसे हो रहा है, प्लस से माइनस तो टर्मिनल वोल्टेज काम कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब माइनस से प्लस अगर आएगा तभी तो ईएमएफ की एक कंप्लीट वैल्यू बनेगी, वो माइनस से प्लस वाला मोशन ही तो इम्पोर्टेंट है। तो दोबारा ईएमएफ को जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो बैक ईएमएफ को कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कहलाता है बैक ईएमएफ। तो इसका नाम याद रखिएगा, ये बैक ईएमएफ कहलाता है, इसका नेम है बैक ईएमएफ। ये क्या है, वी डैश है। अब इसका रिलेशन भी आगे आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, जाई क्या होता है, वी प्लस वी डैश, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो वी बाहर वाला है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, ऑब्वियसली, क्योंकि जितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उतना ही ऑपोजिशन होगा करंट का, तो उतना ही जो है वो ये वाला जो वोल्टेज है वो उसी के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता जाएगा जितना की रेजिस्टेंस है। तो वी जो है वो आपने पढ़ा भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है अगर करंट कांस्टेंट है तो हमने इसकी वैल्यू लिखी आई इंटू कैपिटल आर प्लस, अब जो हमारा बैक ईएमएफ है वो उसको सेल के बाहर कोई मतलब ही नहीं है, वो सेल के अंदर जितना अपोजिशन है वो देख रहा है, तो V है, इसका मतलब इसका भी फॉर्मूला आई आर होगा, लेकिन ये I तो आई रहेगी, रेजिस्टेंस कौन सा हो जाता है, इंटरनल। तो आप रिलेशन आपका बन जाता है ये वाला आई आर प्लस आई स्मॉल आर। यहाँ अगर हम I कॉमन ले लेते हैं तो इट बिकम्स R प्लस R। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसपे मैं ब्लॉक बना रही हूँ, वो सारे जो है आपके डेरिवेशन के जो आपके फॉर्मूला है जो आपका, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। तो एक आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब यहीं से हम आई भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आई कितना हो जाएगा, जाई अपॉन आर प्लस आर। तो ये आ जाता है आई का फॉर्मूला, अगर आपको कहीं भी न्यूमेरिकल में नीड होती है तो इससे फाइंड कर सकते हैं। तो वैसे भी क्लियर है कि टोटल वोल्टेज हो गया और टोटल ये रेजिस्टेंस हो गया, सीरीज में ऐड करना है। उसके बाद एक नेक्स्ट फॉर्मूला जो V का होता है, जो आउटसाइड है वोल्टेज, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर हमने I की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, जाई अपॉन R प्लस आर इंटू कैपिटल R। तो एक ये रिलेशन जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्मिनल वोल्टेज है आउटसाइड द सेल, उसके लिए हम ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक और फॉर्मूला, क्योंकि अभी तक हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर रहा है, तो ये वाला जो आपका रिलेशन आया था
इसकी हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जो रिलेशन आपने यहाँ लिखा था दिस वन, इसकी हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करें तो R प्लस आर इज इक्वल टू जाई अपॉन आई, या फिर अगर हम यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस R फाइंड करते हैं तो दैट विल बी जाई अपॉन आई माइनस आर। तो एक तो ये रिलेशन हो जाता है और ये वाला भी आपका फॉर्मूला था, तो इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। एक इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो हमने ये वाला रिलेशन लिखा है V वाला, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस वाले रिलेशन के अलावा अगर हम ये लिखते हैं तो ये बन जाता है आपका V अपॉन आर इज इक्वल टू जाई अपॉन आर प्लस आर, या फिर अगर हम ये फाइंड करते हैं R प्लस आर अपॉन जाई इज इक्वल टू R अपॉन V, रिवर्स कर लेंगे, या फिर R प्लस आर इज इक्वल टू R अपॉन V इंटू जाई, जाई R अपॉन V, या फिर स्मॉल r इज इक्वल टू जाई R अपॉन V माइनस कैपिटल R। तो वही है कि अगर हम यहाँ कैपिटल R कॉमन ले लें तो जाई अपॉन V माइनस 1, या फिर अगर इस फॉर्म में लिखें तो जाई माइनस V अपॉन V। ये रिलेशन आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का है, तो नोट इट डाउन। फिर इन स्टेप्स के बाद में अभी जो आपने रिलेशन लिखा था जाई इज इक्वल टू V प्लस V डैश, यानी कि जाई इज इक्वल टू V प्लस आई आर, एक इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर यहाँ से इस वाले रिलेशन से ये जो है आपका V फाइंड करने को आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि इन रिलेशंस के आगे यूज होंगे, आपको ग्राफ्स भी ड्रॉ करने हैं, इसको भी याद रखिएगा। ये रिलेशन क्या शो कर रहा है, ये रिलेशन शो कर रहा है कि हमेशा जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू ईएमएफ से कम है अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रही, अगर करंट का एग्जिस्टेंस है आई है सर्किट में, तो जब आई है इसका मतलब जाई में से इतना टर्म माइनस होगा तब वो इक्वल होगा V के। तो ये क्या शो कर रहा है कि V इज ऑलवेज लेस देन जाई, ये भी शो कर रहा है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इससे अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़े तो आई आर इज इक्वल टू जाई माइनस V, या फिर R इज इक्वल टू जाई माइनस V अपॉन आई। इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं जाई माइनस V अपॉन आई, आई जो एक्सटर्नल है ना करंट, उसको हम लिख सकते हैं V अपॉन R। उसको सिंप्लीफाई करें तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो जाई माइनस V अपॉन V इंटू R। तो यहाँ तक आपके सारे जो है वो इसके रिलेशन कंप्लीट हो जाते हैं। ये पूरा कंप्लीट एक डेरिवेशन है जिनमें इन सारी क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन ड्राइव हो रहे हैं। तो वो जो जिनकी जरूरत पड़ेगी वो यहाँ लिख दे रही हूँ, जैसे आपका एक ये वाला रिलेशन है और एक रिलेशन आपका जो है वो ये जो लास्ट में मैंने लिखा है, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे जब हम ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिखकर छोड़ दिए हैं। अब जो है वो नेक्स्ट है हमारा ग्राफ, तो हम ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो अब आपका जो हेडिंग होगा, या फिर इसी वाले टर्म को मैं अगर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं, ये तो मैंने आपको इतना बता ही दिया है कि हमेशा V यानी कि टर्मिनल वोल्टेज जो होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। ठीक है, किस कंडीशन में, ये कंडीशन वो है जब सेल में करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो होने का मतलब है कि ये जो सेल है, ये जो सेल है, इस सेल में करंट कहाँ फ्लो हो रही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है। तो अगर सेल एक क्लोज्ड सर्किट है, सेल अगर एक क्लोज्ड सर्किट है तो उस कंडीशन में हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन इट इज अ क्लोज्ड सर्किट, तो हमेशा वो ईएमएफ से कम होगा। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि ईएमएफ का मतलब तो वो था जब सेल बिल्कुल नई डिजाइन होकर आई थी, क्योंकि जैसे जैसे सेल यूज होती जाती है, अभी मैंने बताया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके ईएमएफ को कम करेगा। तो जब सेल बिल्कुल एकदम स्टार्ट होती है तो उसके पास जो एनर्जी है वही तो ईएमएफ है, तो उसकी जो एनर्जी है, जो उसका एनर्जी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, उसकी वैल्यू ज्यादा है।
इन कंपैरिजन टू विच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द सेल। तो आउटसाइड द सेल का मतलब अब ये जो एनर्जी है खर्च होना स्टार्ट हुई, किसमें खर्च हुई, जब डिवाइस कनेक्ट कर दी। तो अपने आप से सोचिए कि सेल के पास एक तो अपनी एनर्जी थी जितनी भी थी, अब उसने एनर्जी कहां पर डिवाइड करना शुरू कर दी, किसके साथ में, शेयर करना स्टार्ट कर दी डिवाइस के साथ में जिसको ऑपरेट कराना है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो काम कर रहा है कि सेल के अंदर की एनर्जी ले जा रहा है उस डिवाइस को दे रहा है, तभी तो वो ऑपरेट हो रही है। तो सेल के अंदर की एनर्जी यहाँ पे जा रही है। तो इसका मतलब कि ईएमएफ जो था, जब सेल यूज नहीं किया जा रहा था तो जो ईएमएफ था उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और जब सेल यूज किया जा रहा है, डिवाइस को ऑपरेट कराया जा रहा है, तो जो आप पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यानी कोई भी डिवाइस अगर लगाते हैं हम, क्लोज सर्किट बनाते हैं, तो हमेशा V इज लेस देन Xi। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट है, सोचेंगे आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट जो है वो आपका क्या है कि अगर सेल ओपन सर्किट होता, जो मैं अभी बता रही हूँ कि अब यहाँ कहीं भी एनर्जी इसकी कंज्यूम नहीं होने वाली है, तो उस कंडीशन में करंट कोई भी आउटसाइड फ्लो नहीं हो रही है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाता है, जीरो। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं देखेंगे हम, करंट देखेंगे, करंट फ्लो ही नहीं हो रही है सेल के बाहर, उसकी एनर्जी खर्च ही नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Xi। ये दूसरा पॉइंट है। तो जो आपको दो पॉइंट्स लिखने हैं, जब सेल जो है वो क्लोज सर्किट है तो ये, जब सेल ओपन सर्किट है तो ये दो रिलेशंस का आपका यूज होने वाला है। अब मैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ बता रही हूँ, तो जो बुक में लिखा है, जैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें लिखा है कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर अ सेल, यही आपका जो है हेडिंग है। तो चलिए रिलेशन दोबारा से मैं लिख दूंगी, हेडिंग है आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ अ सेल। सेल के लिए जो कर्व्स बनाए जाते हैं, सबसे पहला इसमें हेडिंग लिखा है Xi वर्सेस R, Xi वर्सेस R ग्राफ, Xi और R के बीच में जो ग्राफ बना है। तो देखिए Xi का R के साथ में क्या रिलेशन है, बहुत क्लियर है। R का मतलब एक्सटर्नल डिवाइस, उससे Xi का कोई मतलब ही नहीं। Xi मतलब सेल की अपनी जो इंटरनल एनर्जी है, जो सेल के पास जो पावर है, तो उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कोई रिलेशन ही नहीं। जो भी डिवाइस आप लगाएंगे सेल उसको ऑपरेट करेगी। तो Xi वर्सेस R ग्राफ इस वजह से कैसा होता है, तो यहाँ पर जो दो एक्सिस है उसमें ध्यान रखिएगा, ये एक्सिस जो है आपकी ये Xi है, ये वाली एक्सिस R है। R इंक्रीज होगा लेकिन Xi पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, R इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो Xi वर्सेस R ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल टू रेजिस्टेंस एक्सिस, ठीक है। तो इतना नोट करिए। सो नेक्स्ट आता है आपका V वर्सेस R ग्राफ, V वर्सेस R। तो फिर से जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये R एक्सिस और ये V एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, टेक केयर ऑफ दिस। यहाँ पर आपको क्या करना है, V वर्सेस R में, V वर्सेस R ग्राफ जब बनाएंगे तो कौन सा रिलेशन यूज होगा, तो यहाँ पर रिलेशन है आपका ये V इज इक्वल टू IR। यहाँ I की वैल्यू लगाएंगे तो Xi अपॉन R प्लस R इंटू R। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये जो R है यहाँ कॉमन लेके अगर कैंसिल कर देते हैं तो Xi अपॉन ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन R, और इधर क्या आ रहा है V। तो इस फॉर्मूले को समझना और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करना। क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि R की तीन वैल्यूज अगर हम लेते हैं, सबसे पहली वैल्यू है R की 0, पहली वैल्यू है R की 0, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं, उसकी वैल्यू बिल्कुल हमने खत्म कर दी है। तो R की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, या पहली वाली जो कंडीशन है उस कंडीशन में 3 वैल्यूज हमें लेनी है। एक तो वैल्यू लेनी है हमें सबसे छोटी 0 लेने की जगह, क्योंकि अगर हम 0 लेते हैं तो लगभग क्या होता है, रिलेशन इन्फिनिट पे पहुंच जाएगा, तो हमने टेंड्स टू 0 कर दिया, ऐसे रख लीजिएगा। R की वैल्यू बहुत छोटी ले ली है हमने, तो R की वैल्यू जब बहुत छोटी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो टर्म है न्यूमरेटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब न्यूमरेटर इंक्रीज हो जाता है तो न्यूमरेटर के इंक्रीज हो जाने से क्या होगा, ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी बढ़ जाएगी, 1 प्लस जो भी है ये पूरा होल टर्म इंक्रीज हो जाएगा। अब ये होल टर्म अगर आपका इंक्रीज होता है तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो यानी कि उस कंडीशन में V क्या होगा, घटेगा, V की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। तो जब R टेंड्स टू V है, R टेंड्स टू 0 है, R को लगभग 0 मान लिया तो V की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, बहुत कम 0 ले सकते हैं।
तो यानी कि दोनों किस पॉइंट से स्टार्ट होंगे, दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो पहला आपको जो है वो ये लिखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है आर की वैल्यू आपने थोड़ी सी बढ़ाई और उसको स्मॉल आर के बराबर जब माना, तो आर स्मॉल आर के अगर बराबर है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1 का मतलब 2 हो जाएगा। तो v कितना हो जाएगा उस कंडीशन में, v हो जाएगा xi/2। तो अब क्या करना है, आर वाली एक्सिस में मान लिया आपने बढ़ा के वैल्यू स्मॉल आर कर दी है, तो v आपका कितना हो जाएगा, ये है xi/2, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने लगाया यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है, अब आपने r को की वैल्यू को बहुत बढ़ा दिया, तो लगभग r की वैल्यू r टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर हम r की वैल्यू को लगभग इनफाइनाइट कर देते हैं, तो r की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो ये होल टर्म है, ये होल टर्म आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है, तो v की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपका जब मान लीजिए ये जो भी है ये इनफाइनाइट को शो कर रहा है, v की मैक्सिमम वैल्यू को जो है वो हमने यहाँ पर शो कर दिया है v। तो ग्राफ और जो मैक्सिमम वैल्यू v की है वो कांस्टेंट हो जाएगी, उससे ज्यादा v बढ़ ही नहीं सकता है। तो ग्राफ जो है वो यहाँ से तो इंक्रीज होगा, फिर इस डायरेक्शन में जाके ये जो है आपका ये पूरा कांस्टेंट है, तो v भी लगभग अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाता है। तो r टेंड्स टू इनफिनिट, तो v कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। तो आपको जो है v वर्सेस r का ग्राफ इस तरीके से बनाना है, ये आपका सेकंड ग्राफ था। थर्ड ग्राफ जो है वो मैं यहाँ पर प्लॉट कर दे रही हूँ। थर्ड ग्राफ जो है वो ग्राफ है आपका किसके बीच में, तो थर्ड ग्राफ है आपका v और i के बीच में, v वर्सेस i ग्राफ। तो ये आपका i हो जाता है, यहाँ पर है आपका v, तो दिस इज v वर्सेस i ग्राफ। अब v वर्सेस i ग्राफ जो है वो कौन से रिलेशन से करना है, तो उसको करना है v इज इक्वल टू xi माइनस आई आर, इस रिलेशन से। अब इस रिलेशन में ध्यान रखिएगा, इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें दिखाया गया है कि v अगर i की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, यानी कि अगर हम यहाँ पहुंच जाते हैं, i 0 हो जाता है, तो v किसके इक्वल हो जाएगा, xi के। तो ये v की जो वैल्यू है xi के इक्वल होना मतलब जो ओपन सर्किट है वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये कितना हो गया, xi। अब हमने क्या किया, अगर हम i को इंक्रीज करते हैं, i को जब हमने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो जब i बढ़ेगा इस डायरेक्शन में जाएगा, तो xi में से कुछ अमाउंट घटेगा, मतलब v जो है वो ऑलरेडी xi बन चुका था, आपने लिखा v इज इक्वल टू xi, तो अभी तो v xi के बराबर है ना। अब जब इसको बढ़ाना शुरू करते हैं तो xi की वैल्यू घटना स्टार्ट होगी, तो xi की वैल्यू जब घटना स्टार्ट होगी, तो लास्ट में वो घटते घटते जब i मैक्सिमम हो जाएगा, तो लास्ट में वो घटते घटते क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पर जो है ये आपको बताना है कि i अगर मैक्सिमम हो जाएगा, तो v की जो वैल्यू है दैट विल इन द लास्ट दैट विल बिकम 0। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है। अब इसको हम एक चीज और कर सकते हैं, इस रिलेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये भी शो कर रही है कि स्लोप जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप कैसे आ रहा है, क्यों ऐसा दिखाना है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब mx प्लस सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y क्या है, यहाँ पर y है v, mx जो है वो आपका टर्म है ir वाला, जिसमें m जो है वो m हमारा यहाँ स्लोप होता है वो r है, और इसको हम माइनस लिखेंगे क्योंकि इसमें माइनस दे रखा है रिलेशन में, प्लस जो आपका इंटरसेप्ट है यहाँ पर, वो इंटरसेप्ट यहाँ पर लिख रखा है xi। तो देखिए ये हमने इससे कंपेयर किया, तो इस रिलेशन में हमने एक्स एक्सिस के अलोंग किसको लिया था, i को। तो जो हमारा इंटरसेप्ट है, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा xi आ रहा है, और जो स्लोप है m क्या होता है, स्लोप, स्लोप जो है हमारा वो क्या आ रहा है, r, और वो किस डायरेक्शन में, माइनस है, तो उसका मतलब स्लोप जो है वो नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड्स आएगा। तो इसलिए जो है वो इस तरीके से होगा, और यहाँ पर आपकी जो r की वैल्यू, जो आपका ये स्लोप लिखा है ir, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये जो स्लोप है वो शो कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस को, हम नेगेटिव है इसलिए माइनस लिखा है। तो ये जो आपका पूरा रिलेशन है, ये एक चीज ये भी बता रहा है इस वाले टर्म में कि यहाँ पर जब ये आ जाते हैं तो v क्या हो जाता है, 0। तो देखिए एक चीज और देखिए, v 0 हो जाता है इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे xi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ir, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, xi अपॉन i। तो आप ये भी लिख सकते हैं जो नेगेटिव स्लोप है उसकी वैल्यू इस वाले पॉइंट पर क्या हो जाती है, xi अपॉन i। तो ये जो है आप
आपका जो टॉपिक था ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है वो हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट टर्न से। ओके, थैंक यू।